हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोग जो है कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको हमने बताया था रूल्स में कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे एक हम लिख सकते हैं और शून्य के बटे एक बराबर शून्य के हो जाता है। तो इसका मतलब शून्य बटे एक के रूप में अगर शून्य को हम लिख सकते हैं तो यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, हाँ, शून्य बराबर शून्य बटे एक लिख सकते हैं, शून्य बटे दो लिख सकते हैं, शून्य बटे दो का मान शून्य, शून्य बटे -4 लिख दीजिए तो भी इसका मान शून्य होगा। तो इसलिए शून्य को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। ऊपर शून्य बटे में कोई भी अंक लिख देते हैं तो उसका मान शून्य के बराबर होता है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे जब कुछ भी लिखेंगे तो वह भिन्न रूप में प्राप्त हो जाएगी, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। अब आप देखेंगे 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या आप जानते ही हैं भिन्न के रूप में होती है। किसी संख्या के बटे एक लिख दें वो भी भिन्न के रूप में हो जाती है। अर्थात पूर्ण अंक में जो भी संख्याएं हैं वह सभी जो है भिन्न के रूप में हैं, वो सभी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्याएं कैसे निकाला जाएगा। तो 3 और 4 को, पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी मान लेंगे। तो ए बराबर यहाँ लिखेंगे, माना ए बराबर 3, बी बराबर 4 और छह परिमेय संख्या है तो इसको n मानेंगे, n बराबर 6। अब इसके बाद हम n+1 निकालते हैं। n+1 निकालेंगे तो यहाँ n+1 बराबर 6+1 बराबर 7 हो गया। तो अब यहाँ पर जो है a और b का मान विस्तार रूप में ज्ञात करेंगे। a बराबर 3 है तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब ये जो n+1 का मान आया है उसी से इसके हर और अंश में, मतलब ऊपर नीचे जो है 7 का गुणा कर देंगे। तब यहाँ लिखेंगे गुणे 7/7। तो ऊपर 7 त्रिक 21 और नीचे जो है 7 एकन्ने 7 हो गया। तो 21/7 ए का भिन्न रूप में मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद b का मान, b बराबर 4 है तो हम इस 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब इस 4/1 के ऊपर नीचे इसी 7 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 7 और नीचे भी 7 का गुणा कर देते हैं। तो 7 चौक 28, ऊपर 28 हो गया और नीचे 7 एकन्ने 7 बटे में 7 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए का मान 21/7 और बी का मान जो है 28/7 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 21/7 और 28/7 के बीच में छह परिमेय संख्याएं हैं।
तो 21 के बाद 22, अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, उसके बाद 28/7 यह है। तो 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, उसके बाद आपका 28/7 आ गया। तो 21/7 और 28/7 के बीच में यह आपकी 6 परिमेय संख्याएं जो है प्राप्त हो गई। अब अगला देखिएगा उदाहरण प्रश्न जो है 3। प्रश्न 3 में जो है, प्रश्न 3 में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी मान लेंगे और 5 को जो है n मान लेंगे। तो यहां लिखते हैं a बराबर 3/5, b बराबर 4/5 और n बराबर जो है 5 है। तो अब n+1 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे n+1 बराबर 5 + 1 बराबर 6 हो गया। अब इसके बाद हम a का भिन्न रूप में मान प्राप्त करेंगे। a बराबर 3/5 है। अब इस 3/5 के ऊपर नीचे इस 6 से जो है गुणा करेंगे। तो गुणे 6/6 हो गया। अब ऊपर 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18, ऊपर 18 हो गया। नीचे 5 6 30, नीचे 30 हो गया। फिर जो है इसी तरह से b वाला पार्ट हल करेंगे। b बराबर होगा 4/5 बराबर 4/5। अब इसके भी ऊपर नीचे जो है इस 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 6/6, ऊपर 6 चौक 24, नीचे जो है 6 पचे 30, नीचे 30 हो गया। तो इस तरह से जो है a और b का भिन्न रूप में मान प्राप्त हुआ, जिसके बीच में आपको पांचों परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अतः परिमेय संख्याएं अतः परिमेय संख्याएं 18 के बाद 19, 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, उसके बाद जो है लास्ट 24/30 है ही। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यह जो है आपकी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। अब जो है आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आप लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको आप देखिएगा, पहला पार्ट। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है एक से शुरू करके अनंत तक होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके अनंत तक जो है प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद कहा जा रहा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। शून्य, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट करके अनंत तक होती है। तो इसमें आप देखते हैं कि प्राकृत संख्या, यहाँ कहा जा रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर हैं, क्योंकि यह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और यहाँ यह 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। इसका मतलब यह इसकी सारी संख्याएं इसके अंदर हैं। तो यह सत्य हुआ। तो यहां लिखेंगे नीचे, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं विद्यमान है। तो इसलिए जो है यह कथन सत्य है। अब जो है दूसरा पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक आप जानते हैं जिसमें ऋण चिन्ह के साथ भी होता है, धन चिन्ह के साथ भी होता है। तो यहां लिखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में आप जानते हैं 0 से शुरू करके 1, 2, 3 डॉट डॉट करके इधर अनंत तक होता है, और इस साइड में -1, -2, -3 डॉट डॉट करके अनंत तक होता है ऋण चिन्ह के साथ। तो इसका मतलब इसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल है। फिर इसके बाद लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से शुरू होकर के अनंत तक होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4
डॉट डॉट करके अनंत तक होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्णांक धन ऋण दोनों चिन्हों के साथ है, तो यह तो स्वाभाविक है इसके अंदर नहीं है, तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं कहाँ हैं? तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यह पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है, तो यह कथन असत्य हुआ, असत्य है। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती। तो आपने यहाँ देखा कि पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है और इसमें ऋणात्मक भी है, तो यह इसके अंदर नहीं है, अर्थात ये ऋणात्मक संख्याएं इसके अंदर नहीं है, इसलिए असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं। अब इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट आप लोग देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्या 3/5 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, -3/2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकती है और बिना भिन्न के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि हम इसके बटे अगर 1 लिख दें तो यह भी भिन्न रूप में हो जाती है। 7/1 हल करने पर 7 ही आएगा, 6/1 हल करने पर 6 ही आएगा। तो इसका मतलब यह दोनों भी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा अंक। तो यहाँ पर यह तो जो है पूरा अंक नहीं है, क्योंकि इसका 3 में 5 का भाग देने पर दशमलव में कुछ मान प्राप्त होगा, तो दशमलव में प्राप्त होगा, इसलिए पूरा अंक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है तो पूरा पूरा अंक 7 भी है और 6 भी है, लेकिन इसमें कहा जा रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है। तब प्रत्येक कहाँ होती है? अरे कुछ हो भी सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब प्रत्येक मतलब सभी परिमेय संख्याएं जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका यह कथन क्या है? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है दशमलव में भी हो सकती है और पूर्णांक में भी हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। असत्य है
क्योंकि परिमेय संख्या का मान परिमेय संख्या का मान दशमलव के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या का मान दशमलव के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि इन भिन्नों में अगर हर से अंश में भाग देंगे तो दशमलव में मान प्राप्त होगा। इसलिए यह कथन जो है असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक का मतलब सभी, अर्थात सब नहीं है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। इसी पर समाप्त करते हैं। अब अगला जो है प्रश्नावली चालू होगा अगले वीडियो में।